ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद अक्टूबर नवंबर 2022 0455 पेपर 11। तो पेपर 1 वेरिएंट 1। अगेन अ डिस्क्लेमर, आईजीसीएसई ओ लेवल बिल्कुल सेम होता है, बस ये वाइट पेपर है जो दोनों का अलग होता है, बाकी हर चीज़ सेम है। ठीक है, तभी मैं स्पेशली यही वाला करा रहा हूँ 045 का। कब है कि मैं बाकी मैंने सारे डबल टू एट वन कराए क्योंकि वो सब सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। The Chinese government is concerned about the level of poverty and the need for more resources in low-income regions of the country. As a result, it is increasing the expenditure on those regions and reducing in high-income regions. अब इसका मतलब है कि तुम पैसा जो है वो लो इनकम रीजन में ज़्यादा लगा रहे हो और हाई इनकम रीजन में पैसा कम लगा रहे हो। तो विच इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डज द गवर्नमेंट पॉलिसी इलस्ट्रेट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि आप जब लो इनकम पे पैसा लगाओगे तो हाई इनकम से पैसा जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ रही है व्हेन अ बिजनेस बिकम्स टू लार्ज। मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशलाइजेशन से भी आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो जाती है, एंड इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो वन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एन एयरलाइन नीड्स पीपल, दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एयरक्राफ्ट इज द कैपिटल, यस। एयरलाइन ओनर्स जो है वो एंटरप्राइज होंगे। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कैपिटल होगा। पायलट जो है वो लेबर होंगे। ठीक है, तो 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर कंट्री Z. Government policy is to move the economy from point X to point Y. So from point X to point Y. Now focus on the labeling. इससे कौन कौन से गुड्स दिए हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये कंट्री के पोटेंशियल को फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं अगर आप इसको अभी ज़्यादा बनाओगे, जैसे मशीन्स, कैपिटल इक्विपमेंट वगैरह वगैरह, टूल्स वगैरह की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। पर जब हम कंज्यूमर गुड की बात करते हैं तो ये ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स होते हैं, अगर आपको याद हो, जो एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल हो सकते हो, जो एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल ना आ सकते हो। ये वो गुड्स हैं जो डायरेक्टली आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हिट करते हैं। ठीक है, what is the most likely effect of this policy? If you look at the change in allocation, कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और कैपिटल गुड्स कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंज्यूम इकोनॉमी के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे इन द शॉर्ट रन। मोर कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस, नो, प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स विल इंक्रीज, नॉट नेसेसरी, टोटल आउटपुट इंक्रीजेस, अगेन नॉट अ बैड ऑप्शन, बट ये आंसर है आपका। और टोटल आउटपुट देखा जाए तो कम ही हो रहा है क्योंकि कैपिटल गुड कम हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये होगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 4, द टेबल शो द एग्जांपल्स ऑफ द चेंजेस इन एन इकोनॉमी व्हिच कॉम्बिनेशन इज टू माइक्रो इकोनॉमिक। तो इंडिविजुअल लेवल पे दिस इज मैक्रो, दिस इज मैक्रो, दिस इज माइक्रो क्योंकि सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात कर रहा है। दिस इज ऑल्सो माइक्रो क्योंकि सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात कर रहा है। ये भी माइक्रो है क्योंकि सिर्फ हेल्थ केयर की बात कर रहा है। ये मैक्रो है, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। ये भी माइक्रो है, ये मैक्रो है। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है यहाँ पे? ऑप्शन सी मैच कर रहा है, दोनों में माइक्रो है। क्लियर है? तो जब इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही हो तो वो माइक्रो होता है, जब पूरी इकोनॉमी की बात हो रही हो तो मैक्रो होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम शोज द सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स, व्हाट विल कॉज द शिफ्ट। तो ये S1 से S2 आ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है। अ डिक्रीज इन द प्रॉफिट्स ऑफ द सप्लायर्स, नहीं, उससे वो सप्लाई कम कर देंगे। अ फॉल इन द रियल इनकम्स ऑफ कंज्यूमर्स, अ फॉल इन द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, इससे आपकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट आ रहा होगा। अ मोर एफिशिएंट असेंबली लाइन, इससे आपकी सप्लाई बढ़ेगी, यस। प्रोडक्टिविटी बढ़िया, राइज इन द कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल कंपोनेंट्स, अगर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में सप्लाई कम हो जाएगी। तो 5 का आंसर विल बी सी। तो जब भी सप्लाई का राइट पे जाता है, डाउनवर्ड जाता है, आउटवर्ड जाता है, तो हम कहते हैं कि सप्लाई इज इंक्रीजिंग। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, द डायग्राम शोज द डिमांड एंड सप्लाई फॉर प्लास्टिक बैग्स, हाउ वुड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट स्पेसिफिक टैक्स कैन बी शोन। ठीक है, तो D1S1 मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम है। अब जब यूनिट टैक्स लगता है, यूनिट टैक्स का मतलब प्रोडक्ट पे लग रहा है ना, जाहिर सी बात है प्लास्टिक बैग्स पे लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स जब इम्पोज होता है तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ती है, वो पहले के मुकाबले में सप्लाई कम करता है। तो अगर मैं करंटली S1 पे हूँ, मैं S2 पे आ जाऊंगा। डिमांड तो शिफ्ट नहीं हो सकता, सप्लाई तो शिफ्ट होगा, पर किधर जाऊंगा? शिफ्ट टू S2, सी आंसर होगा। S3 तो भाई तब जाते जब फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी मिल रही होती है, मिसाल के तौर पे, क्योंकि यहाँ पर आपकी सप्लाई जो है ना वो बढ़ रही है। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्म्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंस। फर्म्स का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर। कह रहा है प्रोड्यूसर के लिए क्या इम्पोर्टेंट
Importance of PD. It allows firms to measure the effect of change in price of their competitors. No, it allows the firms to measure their ability to change production due to a change in price. This is PES. It allows firms to predict the change in the cost of production. No. It allows the firms to predict the effect of a change in the total revenue. बिल्कुल, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी की रिस्पॉन्सिबनेस होती है ना, तो P टाइम्स Q इज TR। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो मुझे ये पता होगा कि मुझे प्राइस कम करके रेवेन्यू बढ़ाना है, लेट से, सही है। इसका मतलब प्राइस के चेंज होने से रेवेन्यूज पे क्या इफेक्ट आएंगे, पीडी बड़े अच्छे से हेल्प करता है बताने में। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ फ्री मार्केट, मार्केट फेलियर कॉजेज अ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। या तो अंडर होती है या तो ओवर होती है। व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर? दिस इज मार्केट फेलियर, क्योंकि सोशल कॉस्ट ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट होगा। इंटरनल डिसइकोनॉमी ऑफ स्किल इज नॉट अ मार्केट फेलियर। ओवर कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स मार्केट फेलियर, अंडर कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स मार्केट फेलियर। तो 8 का आंसर बी होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनाइजेशंस कैन डायरेक्टली फंड द ग्रोथ ऑफ फर्म्स? गवर्नमेंट फंड करती है थ्रू सब्सिडीज, कमर्शियल बैंक करते हैं थ्रू लोन्स, सेंट्रल बैंक का कोई लेना देना नहीं होता। नो नो यस 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 यस, तो 9 का आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 10, which advantage do coins have that makes them more suitable than paper banknotes to act as money? अब देखो, coins और banks के कैरेक्टरिस्टिक दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं, पर अगर मैं रिलेटिवली दोनों को कंपेयर करूँ ना, तो एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है जो कॉइन में ज्यादा बेहतर है, दैट इज ड्यूरेबिलिटी। तो कॉइन का सिर्फ एक एडवांटेज है ओवर पेपर मनी, कि भाई वो ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, वो ड्यूरेबल होते हैं। डिविजिबल दोनों होते हैं, पोर्टेबल भी दोनों होते हैं, रिकग्नाइजेबल भी दोनों होते हैं। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मनी इज नॉट, पेपर मनी इज नॉट ड्यूरेबल, बट इट इज नॉट ड्यूरेबल देन कॉइन्स। तो कॉइन्स आर रिलेटिवली मोर ड्यूरेबल। तो द ओनली एडवांटेज कॉइन्स हैव ओवर बैंक नोट्स इज दैट दे आर मोर ड्यूरेबल। देन का आंसर विल बी बी। Which statement about different income groups is correct? High income groups do not need to borrow money, not necessary। ये बहुत बार आ चुका है मेरे हिसाब से अब। High income groups have saved less money than low income groups. No. High income groups find it easier to borrow. Low income groups find it easier to borrow. गलत। They find it harder to borrow, क्योंकि लो इनकम वाले को कोई पैसे नहीं देगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो पैसे वापस नहीं करेगा, सही है। जाहिर सी बातें नहीं होती उनके पास रिटर्न करने के लिए अक्सर। लो इनकम ग्रुप सेव अ स्मॉलर परसेंट ऑफ द इनकम देन हाई इनकम ग्रुप, ऑब्वियसली वो अपनी इनकम का छोटा हिस्सा सेव करते हैं एज कम्पेयर टू अ रिच पर्सन या हाई इनकम पर्सन। सही, 11 का आंसर डी। A musician had the choice of playing an orchestra in either Germany or England. Again, this is repeated many times. Which combination of income and cost of living are most likely to cause her to choose German orchestra? अब एक बात तो क्लियर है कि आफ्टर टैक्स इनकम आपकी हायर होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका लोअर होना चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर जर्मनी। अब प्री टैक्स इनकम जो है वो यहाँ पर आप लोअर करोगे, और क्या, तो डी आंसर होगा। अब सवाल यहाँ पर हमेशा ये आता है, मैंने पिछली बार भी जब ये सवाल कराया था तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि बच्चे नॉर्मली पूछते हैं कि सर प्री टैक्स इनकम इज लो, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है। आफ्टर टैक्स इनकम तो लोअर होनी चाहिए, क्योंकि जब टैक्स कट जाता है तो इनकम कम हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है भाई? फिर इसका मतलब ये है कि अगर बिफोर टैक्स, प्री टैक्स इनकम इज लोअर एंड आफ्टर टैक्स इनकम इज हायर, दिस मींस दैट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द पीपल। तो दिस इज द वेरी गुड थिंग अगर मुझे जर्मनी जाना है, सही है, सही है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग लोअर है, तभी जो है वो लोग उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a firm sells 50 units at a price of $3 per product। ठीक है, तो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो 50 मल्टीप्लाई बाय $3 इज इक्वल टू $150। तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 150। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। दो तरीके हैं, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, पर यूनिट होता है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है पी टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू और क्यू को काट दो, एंड में प्राइस ही बच जाएगा। मैं आपको नंबर्स के थ्रू भी बता देता हूँ, वैसे तो असूलन इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू द प्राइस ही होता है। पर मैं फॉर्मूले से भी अगर आपको बताऊं, तो मेरा रेवेन्यू जो है वो 150 है। मेरी जो क्वांटिटी है, अच्छा बल्कि मुझे क्वांटिटी, मेरी जो क्वांटिटी है वो 50 है, तो मेरे पास आंसर यहाँ पर इंजीनियर 3 ही आना है। ठीक है, कुछ भी कर लो, 13 का आंसर सी होगा। Question number 14. A firm produces bicycles that uses a combination of workers and machines. The table shows the output from different combinations of workers and machines. Which combination shows the greatest labor productivity? Labor productivity क्या होता है? आउटपुट ओवर लेबर, सही है। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्कर्स, तो 17/4 क्या होगा? 4.25, सही है। 32/8 क्या होगा?
4 45/10 होगा 4.5, 76/20 होगा 3.8। तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी है? ठीक है। तो इससे मुझसे कैपिटल प्रोडक्टिविटी नहीं पूछा। अगर ये मुझसे कैपिटल प्रोडक्टिविटी पूछता, अगर ये मुझसे जो है वो कैपिटल प्रोडक्टिविटी पूछता, तो मैं सिंपली क्या करता, मैं आउटपुट को किससे डिवाइड कर देता, मैं आउटपुट को मशीन से डिवाइड कर देता। अब क्योंकि इसने मुझे लेबर प्रोडक्टिविटी बोला है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आउटपुट को लेबर से डिवाइड करूंगा, मेरे पास आउटपुट पर वर्कर आ जाएंगे। अब इसने ग्रेटेस्ट बोला हुआ है, तो जिधर सबसे हाईएस्ट आंसर आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लो। क्लियर है? हाँ मतलब सब में यही कह रहा है मैंने, सारे ऑप्शन में। Question number 15. Two large-scale firms involved in chemical manufacturing wish to merge. So this is an horizontal integration. सही है। Why might the government decide to prevent? क्यों गवर्नमेंट रोकेगी इसको? It enables greater economies of scale. ये तो अच्छी बात है, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट कम होगी तो कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेज भी कम होंगी। This is not the reason. It increases productivity per worker employed. Again, this cannot be a reason. It increases competition. It reduces competition in the industry. This can be an explanation. क्योंकि रिस्क ऑफ अ मोनोपोली है, तो गवर्नमेंट प्रिवेंट करेगी। It results in higher wages paid to the level that labor, जाहिर सी बात है, this is a good thing, to standard of living बढ़ जाएगा। This is also not a reason to prevent them। 15 का आंसर सी होगा। 16, what is included in the government budget calculation? गवर्नमेंट बजट होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस टैक्स रेवेन्यू। तो ये एक्सपोर्ट रेवेन्यू तो नहीं होगा, एक्सटर्नल कॉस्ट भी नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है। ठीक है, 16 का आंसर सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, विच चेंज इज एन एग्जांपल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट एंड मनी सप्लाई। डेप्रिसिएशन इज अ मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल 17 का आंसर यही है। रिडक्शन इन द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये फिस्कल पॉलिसी है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है। एन इंक्रीज ऑन इम्पोर्ट टैक्स, अगेन टैक्स है। रिडक्शन इन इम्पोर्ट कोटास, दिस इज प्रोटेक्शनिज्म, ये टैरिफ है, ये भी प्रोटेक्शनिज्म ही है। जब आप नहीं इम्पोर्ट्स को कम करने के लिए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हो फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन वगैरह, ये वाली सही है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब इंटरेस्ट रेट को मैंने बढ़ाया है, इंटरेस्ट रेट को जब मैं बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ रही है, रिटर्न ऑन सेविंग भी बढ़ रहा है। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कंजम्पशन कम होती है, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, नो, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है यहाँ पे। द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग फॉल्स, नो। द एक्सचेंज रेट फॉल्स, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, क्योंकि लोग आपकी इकोनॉमी में आके सेव करेंगे और आप अपने पैसे कॉल बैक कर लोगे। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल, यस, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कंजम्पशन गिरेगी, इन्वेस्टमेंट गिरेगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगा, इकोनॉमी का प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाएगा और मैं सक्सेसफुली इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लूंगा। तो 18 का आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर गवर्नमेंट टू रेज द नेशनल आउटपुट? नेशनल आउटपुट का मतलब है कि जीडीपी मुझे बढ़ाना है। पीरियड ऑफ डिफ्लेशन एनकरेज करोगे तो मुल्क की बैंड बच जाएगी हर तरीके से, क्योंकि जीडीपी का मतलब, डिफ्लेशन का मतलब है प्राइस लेवल का कम होना। तो इसका कॉस्ट बहुत खराब हो सकता है, इसका मसला क्रिएट कर देगा ये। इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, यस, क्योंकि इससे आपकी इकोनॉमी में आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा। लिमिट द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कम होगी तो इससे मुल्क का पोटेंशियल जो है कम होगा। ये भी कह सकते हो कंट्री की पहले के मुकाबले में लेबर फोर्स भी जो है वो शायद कम हो जाए, तो इससे भी आउटपुट कम होगा। Restrict trade with other countries, again this will also lead to lower output, because you won't have access to good quality imports या raw material या imported raw material वगैरह वगैरह। सही है। Question number 20, the table shows the real GDP and the population which has the highest real GDP per head, highest real GDP per head। तो इसका मतलब क्या करोगे, रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो 200 को डिवाइड कर दो 80 से, 100 को डिवाइड कर दो इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा 2.5, इधर आंसर आएगा 4,
इधर आंसर आएगा 1.6 और इधर आंसर आएगा 5, तो ये आंसर होगा हाई चेंज जीडीपी पर हेड। क्लियर है? Question number 21. A shop worker was made redundant due to the introduction of self-service checkouts. Self-service checkouts आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंज आ गया इंडस्ट्री में। कौन सा चेंज आ गया? स्ट्रक्चरल चेंज आ गया। उसकी डिमांड कम हो गई, मोबिलिटी उसकी नहीं है, रिडंडेंट हो गया, उसकी जरूरत नहीं थी काम पे। अब कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है ये? स्ट्रक्चरल। सीजनल तो एक गिवन टाइम पीरियड पे होती है ना, ठीक है, सही है, सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। फ्रिक्शनल होता है इन बिटवीन जॉब्स, याद है, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। और टेक्निकल तो सबसे आसान है, जो एग्रीगेट डिमांड के कम होने के टाइम पे होती है, एट द टाइम ऑफ रिसेशन होती है। 21 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22. अ डिक्रीज इन विच वेरिएबल इज मोस्ट लाइकली टू कॉज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन टू इंक्रीज। एवरेज वेट रेट अगर कम होगा, इससे बिजनेसेस की कॉस्ट कम होगी, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ना वो कंट्रोल हो जाएगी। बजट डेफिसिट को अगर आप डिक्रीज करोगे, देखो बजट डेफिसिट होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रेटर देन टैक्स रेवेन्यू। बजट डेफिसिट डिक्रीज होने का मतलब है कि आपने गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम कर दी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दिया, जिसकी वजह से एडी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। द इंटरेस्ट रेट को अगर तुम डिक्रीज करोगे, इंटरेस्ट रेट को अगर तुम डिक्रीज करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एडी बढ़ेगा, विच माइट लीड टू हायर प्राइस लेवल्स। और सवाल में भी इसने यही बोला, इन्फ्लेशन इंक्रीज, तो सी इज द राइट आंसर। मनी सप्लाई को अगर डिक्रीज करा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, कंजम्पशन गिरेगी, इन्वेस्टमेंट गिरेगी, एडी बढ़ेगा, बैंड बच जाएगी, प्राइस लेवल जो है वो इकोनॉमी का कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा सी। सही है, 23 का आंसर सी है, 22 का आंसर सी है, 22 का आंसर सी है। 23. Which type of goods have to be financed by the government? गवर्नमेंट कैपिटल गुड जरूरी नहीं है, डीमेरिट गुड तो वो करेगी नहीं, फ्री गुड तो होता ही नहीं है मार्केट। डी इज द राइट आंसर। Why they have to finance this? Because these goods are non-rival. Because these goods are non-rival, these goods are non-extrudable. यहाँ पर फ्री राइडर का प्रॉब्लम है, एक प्राइवेट सेक्टर कभी भी ये प्रोवाइड नहीं करता, अगर कर भी देगा तो उसका लॉस होगा, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट विल हैव टू फाइनेंस। 24. द टेबल शोज द परसेंटेज चेंजेस इन अर्निंग्स एंड द कंज्यूमर प्राइसेस फॉर 4 countries which is likely to have experienced the greatest increase in the real income। तो रियल इनकम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आप सिंपली क्या करोगे, नॉमिनल इनकम में से इन्फ्लेशन माइनस कर दोगे, आपके पास रियल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबको माइनस करना है। यहाँ आएगा +3, यहाँ आएगा 0, यहाँ पर आएगा +3, यहाँ पर आएगा आपका +4.5, तो डी इज द राइट आंसर। सही है। क्वेश्चन नंबर 25, ये बेसिकली मैंने सारे रियल इनकम निकाले हैं। ठीक है, कैसे निकाले आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 25, द टेबल शोज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि 3 चीजों को देखता है, जीएनपी पर हेड, स्कूलिंग ईयर्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हाट वुड नॉट एक्सप्लेन द चेंज इन द एचडीआई। अब आप असूलन देखो तो एचडीआई बढ़ रहा है। एचडीआई बढ़ने का मतलब है कंट्री का पहले के मुकाबले में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा एचडीआई होगा उतना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। तो जेंडर इक्वालिटी आता ही नहीं है एचडीआई में, ए आंसर है, नॉट बोला है, बाकी सारे जीडीपी का पार्ट है, ओ एचडीआई का पार्ट है। और अगर ये बढ़ेंगे तो एचडीआई भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26, द टेबल शोज द परसेंटेज अगेन इंपॉर्टेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द जीडीपी ऑफ 3 countries। अब हमेशा याद रखना, एक डेवलपिंग कंट्री का सबसे बड़ा सेक्टर प्राइमरी होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इज प्राइमरी, राइट। दूसरे नंबर पे सेकेंडरी होगा, तीसरे नंबर पे टर्शरी होगा। और अगर मैं डेवलप्ड कंट्री की बात करता हूँ ना, उसका सबसे टॉप पे होगा टर्शरी, दूसरे नंबर पे होगा सेकेंडरी, तीसरे नंबर पे होगा प्राइमरी। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन कंट्री जेड was not as productive as country Y, no data। Country X was likely to be less developed than country Z, country X is less developed than country X। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, क्योंकि कंट्री एक्स जो है वो तकरीबन ज्यादा एग्रीकल्चर बना रही है एज कम्पेयर टू कंट्री जेड, इसका मतलब कंट्री एक्स इज लेस डेवलप्ड। Country Y was likely to import more agriculture product than good X, नहीं, country Y is less likely than Z, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में कोई मसला होता है तो Y और Z फंस जाएंगे, इस तरह का सिनेरियो बता रहा है, तो नहीं हो सकता ये भी। टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज हायर इन कंट्री एक्स देन इन कंट्री जेड, तो मैं नहीं बता सकता, टोटल में बता ही नहीं सकता, आई हैव द डेटा इन परसेंटेज, आई हैव द डेटा इन परसेंटेज, आई कैन नॉट कमेंट अबाउट टोटल। MCQ number 27, the table shows some details from a country's balance of payment, no secondary income।
व्हाट कंट्री इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट, तो इम्पोर्ट माइनस होता है, तो 280 ये हो जाएगा -70, ये हो जाएगा +50, ये हो जाएगा -40। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है, -110 -60। माइनस का मतलब क्या हुआ, डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 28, वियतनाम कंपनीज बाय, बाय का मतलब क्या है, आउटफ्लो, डेबिट। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है, सर्विस फ्रॉम कंपनीज इन द यूएस। हाउ विल ट्रांजेक्शन विद द वियतनाम बैलेंस ऑफ पेमेंट, अच्छा अब इस चीज को आप समझो कि आएगा तो ट्रेड इन सर्विसेज में। अब वियतनाम खरीद रहा है तो उसका डेबिट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच रो शोज द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड टू कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी, ये कंज्यूमर का बेनिफिट है, नॉट अ बेनिफिट, बेनिफिट बेनिफिट, बेनिफिट बेनिफिट, नॉट अ बेनिफिट, बेनिफिट नॉट अ बेनिफिट, नॉट अ ये इट इज अ बेनिफिट, नॉट अ बेनिफिट, इट इज अ बेनिफिट। सिर्फ एक आंसर मैच कर रहा है हमारा, दिस इज डी। सही है। आई वो भी ऑप्शन समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, बड़ा बच्चों वाला एमसीक्यू है यार। क्वेश्चन नंबर 30, मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन अ लो इनकम कंट्री हैज डिसाइडेड टू क्लोज, वो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो रही है। व्हाट आर द मोस्ट लाइकली टू हैव कॉज्ड दिस, इंक्रीज इन द फॉरेन मल्टीनेशनल ऑपरेटिंग इन इट्स कंट्री, यस। कंपटीशन बहुत बढ़ गया, दे कैन नॉट कम्पीट विद फॉरेन कंपटीशन। इंक्रीज इन द ग्लोबल डिमांड फॉर गुड्स, ये तो इससे तो मजीद डिमांड बढ़ेगी, अपने ऑपरेशंस को मजीद बढ़ा देगा वो। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, नहीं, इससे भी हमारी जो है वो एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, नहीं हो सकता। इंक्रीज इन द सब्सिडी रिसीव फ्रॉम इट्स गवर्नमेंट, अगेन सब्सिडीज मिलेंगी, एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी, इससे भी एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है, कोई सवाल। ठीक है, तो ये हमारा पेपर 11 था, नवंबर 22। 22 पे ए है। क्या ग्रेड आया आपका, 18 पे बी है, 14 पे सी है, 13 पे डी है, 22 पे ए है, 18 पे बी है, 14 पे सी है, 13 पे डी है, 12 पे ई है, बिलो 12। क्या ग्रेड आए।